क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। मेरा नाम जयान, मैं पढ़ाता हूँ बायोलॉजी। आपका स्वागत है इस नए सेशन इस सेशन में हम बीपीएससी 71 का पूछा हुआ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। साइंस में टोटल 30 क्वेश्चन पूछा गया था। कितना क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन। और 30 में से 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा है। डिक्टो डेटा उटा भी चेंज नहीं किया है ना। फिजिक्स का न्यूमेरिकल था, सारा डेटा उटा सेम पूछा था। 25 क्वेश्चन, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन क्या है आउट ऑफ एनसीईआरटी था। तो हर एक क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, कौन सा चैप्टर से पूछा गया है ना, 9th क्लास से है या 10th क्लास से है, सारा चीज आपको बताएंगे पेज नंबर के साथ, चैप्टर नंबर के साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, है ना। फिजिक्स से ही क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 126 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में वर्क डन निकालने के लिए बोल रहा है। क्या? वर्क डन। और दिया हुआ क्या है इसमें? दिया हुआ है आपका फोर्स दिया हुआ है, इसमें फोर्स दिया हुआ है और दिया हुआ है मीटर में दिया हुआ है, मतलब ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, है ना। तो वर्क डन बराबर तुमको पता है कि वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी, है ना। तो इसमें फोर्स दिया हुआ कितना, 140, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ, 15। तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 के 60 का जीरो, 15 एकम 15 और 6 21, यानी 2100 जूल हो जाएगा, 2100 जूल हो जाएगा। ये तो हो गया इसका आंसर। आंसर हो जाएगा सी, है ना। बट ये क्वेश्चन क्या क्या है, कहाँ से उठाया, देखो। ये क्वेश्चन उठाया है तुम्हारा 9th क्लास, 9th क्लास का एक चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर। ये आपका एक्सरसाइज जो होता है ना, बीच में जो सॉल्व पेपर है उसके नीचे कुछ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, उसमें से चारों चौथा नंबर क्वेश्चन को उठाया है। सेम सब कुछ डेटा उटा सब कुछ सेम है, देखो। 140 न्यूटन फोर्स है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, 15 मीटर दिया हुआ है, और कुछ है वर्क डन कुछ है। सेम वही कहानी इसमें दिया है ना। डिक्टो क्वेश्चन को उठाया है ना, डेटा उटा भी चेंज नहीं किया है। ये हो गया आपका 126 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे एक सॉल्व पेपर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। जब आपको एनसीईआरटी सीरीज अभी करा रहे हैं यूट्यूब चैनल में, उसमें उसमें कराएंगे आपको। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ सकता है, ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल में दिया हुआ है। वर्क डन का ये फॉर्मूला है, याद रखना। ये क्या आपका वर्क डन का फॉर्मूला है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 नंबर देखते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन, 128 नंबर क्वेश्चन, 128 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि कौन सा इसमें से पावर, इलेक्ट्रिक पावर होता है ना, पावर का फॉर्मूला नहीं होता है। तुमको पता है कि पावर का 3 फॉर्मूला होता है। पावर बराबर क्या होता है, वी आई होता है। वी आई मतलब क्या होता है, अ, ये पोटेंशियल इंटू करंट होता है। दूसरा क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। और एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। ये 3 फॉर्मूला होता है पावर का मिलने, आई स्क्वायर आर मतलब करंट इंटू रेसिस्टेंस, है ना। तो ये 3 फॉर्मूला होता है। तो 3 फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक पावर है ना, इलेक्ट्रिक पावर ये आपका 10th क्लास का करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है। यहाँ पे तीनों फॉर्मूला दिया हुआ है, एक जगह तीनों फॉर्मूला दिया हुआ है। बट बट एक्सरसाइज में जाओगे ना, तो उसी चैप्टर में एक्सरसाइज में जाओगे तो एक क्वेश्चन भी बनाया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को कॉपी किया है, इसी क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करके इस यहाँ पे पूछ दिया है। डेटा उटा भी सेम रखा है। देखो ये इसमें फॉर्मूला, इसमें आंसर क्या था आपका, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये आपका पावर का फॉर्मूला नहीं होता है। सेम यहाँ पे भी क्या होता है, बी आंसर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका 10th क्लास एनसीईआरटी करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए बोल रहे हैं कि टीचर लोग बहुत पढ़ाता है ना। उसमें ध्यान मत दो, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद एनसीईआरटी बार बार पढ़ो। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरा एनसीईआरटी सीरीज देख लो, पूरा डिटेल पढ़ा देंगे। 9 10, 9 + 10 और 11th का बायो, 11 12 का बायो का मेन पॉइंट जो आने का संभावना है। ठीक है, एक चीज याद रखना है, ये 9 क्लास और 10th क्लास का, मतलब 9 क्लास और 10th क्लास से फिजिक्स पूछेगा, 11 12 से नहीं पूछेगा, 11 12 से नहीं पूछेगा, लिख के ले लो। ठीक है, इससे नहीं पूछेगा।
11th-12th से सिर्फ बायो पूछेगा, और बायो पूछा भी है ना? क्योंकि 9th-10th में ना फिजिक्स का अच्छा खासा कंटेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री का पूछने के लिए उसके पास क्या अच्छा खासा कंटेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका 129 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के बारे में पूछा है। शॉर्ट सर्किट घर में होता है ना, कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो शॉर्ट सर्किट क्या बोल रहा है कि इन शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा सी, वेरी हाई। क्या हो जाता है, वेरी हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है ना, तो शॉर्ट सर्किट होता ही है उसीलिए। तो इस जब अगर करंट अचानक बढ़ जाता है, अगर शॉर्ट सर्किट ना हो तो क्या हो जाता है कि घर में जो भी पंखा उंखा लगा हुआ है, बल्ब बुल्ब सारा क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, है ना। तो इसको बचाने के लिए फ्यूज का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं, फ्यूज। यहाँ पे ये फ्यूज, तो फ्यूज का काम क्या है, फ्यूज का काम क्या है कि घर का जो भी इंस्ट्रूमेंट है ना उसको बचाना है, उसको बचाना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूज यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में इसका यूज होता है। प्रोटेक्ट सर्किट, सर्किट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कब प्रोटेक्ट करेगा, जब सडनली अचानक क्या हो जाएगा, हाई हाई इलेक्ट्रिक करंट, है ना, हाई इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे है ना हाई इलेक्ट्रिक करंट, तो यही वाला तो क्वेश्चन पूछा है। हाई इलेक्ट्रिक करंट मतलब अचानक करंट क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है, अचानक बढ़ जाता है। देखो सेम क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से और एक क्वेश्चन पूछा है, दो क्वेश्चन सेम पैराग्राफ से। देखो ये वाला 130 नंबर है ना, ये भी क्वेश्चन क्या है, वही से पूछा है। यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द डिवाइस टू प्रोटेक्ट, घर का जो भी इंस्ट्रूमेंट है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, क्या बोला, व्हाट इज द डिवाइस टू प्रोटेक्ट फॉर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। तो फ्यूज का काम क्या है, फ्यूज का काम ही है कि घर में जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको बचाना है, उसको बचाना। फ्यूज के बारे में देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज द सुरक्षा उपकरण है, क्या सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है ना, सेफ्टी डिवाइस है। इसको कब यूज करते हैं, या अधिक धारा या ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट होने पर पिघल जाता है। ये पिघलता कैसे है, किससे बना हुआ था, वो भी सारा चीज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मतलब फ्यूज कुछ नहीं, एक पतला सा वायर होता है, एल्युमिनियम का होता है, कॉपर का होता है ना, क्या क्या होता है देख लो इधर, एनसीईआरटी ये यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। जो फ्यूज होता है ना, फ्यूज इसमें क्या होता है आपका, एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, आयरन होता है और लेड, ये सब का क्या होता है, एक वायर बनाया जाता है पतला सा, है ना, उसके बाद लगाया जाता है। इसको यूज करते हैं, याद रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, दूसरा क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में फ्यूज को यूज करते हैं, फ्यूज को क्या करते हैं, यूज करते हैं। जब अचानक करंट बढ़ता है ना तो क्या होता है, ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है, मेल्ट कर जाता है, क्या हो जाता है, मेल्ट कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेना, ये बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है। बस याद रखना कि अल्युमिनियम, कॉपर, आयरन और लेड, लेड का क्या बनता है, फ्यूज बनता है, फ्यूज बनता है ना, मेटल है। उसका एलॉय भी यूज कर सकते हैं, एलॉय भी यूज कर सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए क्या यूज करेंगे, इसको बचाने के लिए फ्यूज का यूज करेंगे, फ्यूज का यूज करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक केमिस्ट्री का, पहले फिजिक्स कंप्लीट कर लेते, फिजिक्स का और क्वेश्चन, फिजिक्स का और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो 121 नंबर क्वेश्चन, 121 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वी अप्लाई टू फोर्स कितना न्यूटन, 200 न्यूटन ऑन द वुडन ब्लॉक। एक ब्लॉक है, क्या है, एक ब्लॉक है। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। एक ब्लॉक है, यहाँ पे बोल रहा है कि कितना न्यूटन का, 200 न्यूटन का क्या है, 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, ये आपका फोर्स है ना। बॉक्स एंड पुश, इसको पुश कर रहे हैं आगे, पुश कर रहे हैं। फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हुआ कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या आपका कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जब फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है। तो देखो कोई भी चीज को धक्का दोगे ना तो इधर क्या करे, रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो मोशन में एक फॉर्मूला होता है, जैसे
जो ज़्यादा फ़ोर्स है ना? और जो रोकने वाला फ़ोर्स है, वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना? ये आपका फ़ॉर्मूला होता है। लगने वाला फ़ोर्स इंटू रोकने वाला फ़ोर्स लगने वाला फ़ोर्स माइनस रोकने वाला फ़ोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो लगाने वाला फ़ोर्स कितना लगा रहे हैं? 200 लगा रहे हैं फ़ोर्स, और रोकने वाला फ़ोर्स हमको निकालने बोला है, फ्रिक्शन फ़ोर्स निकालने बोला है। और मास तो दिया हुआ नहीं है, बट एक्सेलरेशन के बारे में पता है कि एक्सेलरेशन के बारे में क्या है पता है कि 0 है। ये टोटल 0 हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा। तो फ्रिक्शन इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन फ़ोर्स और जो लगाने वाला फ़ोर्स, दोनों क्या हो जाएगा आपका? बराबर हो जाएगा, दोनों आपका बराबर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कितना? 200 न्यूटन, 200 न्यूटन। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आया देखो, ये क्वेश्चन आया तुम्हारा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी 11 क्लास का, सॉरी 9 क्लास का एक्सरसाइज से पूछा है। 9 क्लास का मोशन चैप्टर है, मोशन, है ना? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बोला, उससे पूछा है। 10 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन। देखो कुछ भी चेंज नहीं किया है। यहाँ पे फोर्स कितना था? 10 न्यूटन था। यहाँ पे भी फोर्स कितना है? 10 न्यूटन, सॉरी फोर्स अपना 200 न्यूटन है। यहाँ पे भी फोर्स 200 न्यूटन है, 200 न्यूटन है। यहाँ पे बोला था क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी था ना, तो यहाँ पे भी क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी। और पूछा था क्या? फ्रिक्शन फोर्स पूछा था, फ्रिक्शन फोर्स पूछा था। दिख तो सेम है, सब कुछ क्या आपका सेम है, सब कुछ सेम है ना, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लास्ट में जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसमें से ये क्वेश्चन आने का संभावना है। 11 नंबर क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? जब एनसीईआरटी सीरीज में इसको हम बनवाएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मोमेंटम का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीज। देखो कोई भी बॉडी है ना, कोई भी बॉडी है, मान के चलो यहाँ पे एक बॉडी है, एच हाइट पे क्या है आपका? एक बॉडी है, एच हाइट पे क्या है आपका? एक बॉडी है ना? कौन सा हाइट पे? एच हाइट पे। तो एच हाइट पे, तो यहाँ पे एच हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, mgh। तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आएगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, बट स्पीड बढ़ेगा ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी एम बी, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? एम बी स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है ना, एनर्जी कंजर्वेशन के रूल के मुताबिक ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या हो जाएगा? आपस में कांस्टेंट हो जाता है। क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, है ना? कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपका डिटेल में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट मतलब अनचेंज, अनचेंज। इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना? बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है कि एनर्जी होता है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वन फॉर्म से क्या होता है? दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड भी नहीं होता। ये आपका क्या है? ये वाला पेज आपका एनसीईआरटी का है, 9 क्लास का एनसीईआरटी। वर्क एनर्जी पावर से 3 क्वेश्चन पूछा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 10 क्लास से 3 क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन पूछा है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि हाईएस्ट पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? आपका एमजीएच होता है। क्या होता है? एमजीएच होता है, एमजीएच होता है। और वहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन में बॉडी रुका हुआ रहता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। अब देखो ये वाला पॉइंट को यहाँ से उठाया था, बॉडी फॉल कर रहा है मतलब नीचे गिर रहा है कंटिन्यूअसली, है ना? पोटेंशियल एनर्जी वुड बी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाता है? धीरे धीरे डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। द काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब सॉरी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये आपका क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कांस्टेंट रहता है। अब तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे बोला है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेशन, वायलेशन थोड़ी होता है, वायलेट करेगा ही नहीं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी नॉट वायलेटेड, ये लॉ को वायलेट करेगा ही, है ना? क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहेगा ना, पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, कहानी खत्म। अब देखो 100 कितना नंबर है, 124 नंबर, 124 नंबर बोल रहा है कि विच मीडियम, कौन सा मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, आपका मैक्सिमम होता है, स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होता है। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, देखो स्पीड सबसे ज्यादा स्पीड होता है, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा, उसके बाद कहाँ पे होगा, गैस में होगा, सॉलिड लिक्विड उसके बाद गैस में सबसे कम होता है। तो ये पॉइंट आपका लिखा हुआ भी है, साउंड एक चैप्टर है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी 9 क्लास एनसीईआरटी साउंड एक चैप्टर, वहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्पीड ऑफ साउंड है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे क्या होता है, डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड डिक्रीज मतलब कम हो जाएगा, डिक्रीज स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज व्हेन सॉलिड टू गैस स्टेट, मतलब सॉलिड से लेके गैस की ओर जाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, कम हो जाता है, क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इसका मतलब सॉलिड का सबसे ज्यादा होगा, सॉलिड का सबसे ज्यादा होगा। इसमें सॉलिड सॉलिड कौन है, वाटर तो पानी है, लिक्विड है, एयर तो गैस है ना? तो ये हाइड्रोजन भी क्या होता है, गैस होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर को अगर तुम बढ़ाते हो ना तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मतलब डायरेक्टली रिलेशन होगा, डायरेक्टली रिलेशन होगा। स्पीड ऑफ साउंड और टेम्परेचर में क्या होगा, आपका डायरेक्टली रिलेशन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, अब डेटा बेस्ड भी है, यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे स्टील, यहाँ पे कोई ऑप्शन में क्या स्टील उठाया तो यहाँ पे स्टील दिया हुआ है, स्टील का ये आपका स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में। दूसरी बात, यहाँ पे वाटर दिया हुआ है, वाटर का ये दिया हुआ है 1400, है ना? उसके बाद एयर उठाया था तो एयर यहाँ पे है, एयर यहाँ पे है। उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है यहाँ पे, है ना? यहाँ यहीं से डेटा बेस दिया हुआ है, यहाँ से भी आप बना सकते हो। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और टैब में थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा ना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनर्जी कंज्यूम होम में एनर्जी कंज्यूम हो रहा है इतना, 250 यूनिट, देन टोटल एनर्जी इन जूल, इतना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, तो आप बोल रहा है कि जूल में कितना होगा, जूल में कितना होगा। तो तुमको पता होना चाहिए कि 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे, तो किलो मतलब 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3, और वाट तो वाट ही हो गया, और आवर का कितना होता है, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 3600, कितना होगा, 3600 वाट, 3600 क्या हो जाएगा, वाट, वाट वाट सेकंड, क्या बोल सकते हो, वाट सेकंड बोल सकते हो ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको तुम लिख सकते हो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, इसको जूल, वाट सेकंड क्या हो गया, जूल हो गया ना, ये आपको लिख सकते हो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, मतलब 1 यूनिट बराबर इतना जूल होता है। यहाँ पे भी एनसीईआरटी में ऐसे भी दिया हुआ है, देखो 1 किलोवाट इसको कन्वर्ट करके कितना होता है, 1 किलोवाट या 1 यूनिट बराबर कितना होता है, इतना जूल होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। इस डेटा को तो इतना यूनिट के लिए पूछा है, 220 यूनिट ना 250 यूनिट है, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 250 इसको मल्टीपल करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो सेम चैप्टर मतलब इलेक्ट्रिसिटी का है, कहाँ से है, इलेक्ट्रिसिटी से, 10th क्लास का चैप्टर, 10th क्लास का एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा है कि फाइंड द एनर्जी किलो वाट आवर में, एज्यूमिंग द इतना आवर टाइम, इसमें टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 10 आवर, है ना, 10 आवर फोर डिवाइस ऑफ पावर दिया हुआ है कितना, 500 वाट, और पूछ रहा है एनर्जी पूछ रहा है। तो पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है एनर्जी, क्या है पूछ रहा है, एनर्जी क्या होगा, तो पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम, है ना? तो ये दोनों को सिर्फ मल्टीपल कर दो, कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा।
ठीक है, ये एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब देखो 122 नंबर क्वेश्चन, 122 नंबर क्वेश्चन, 122 नंबर। ये भी न्यूमेरिकल है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ये बोल रहा है कि एक ट्रैक है ना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। कोई भी चीज अगर रेस्ट से स्टार्ट होता है, रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड हिल द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अचीव इतना मीटर। मतलब ये ट्रैक कहाँ गया, इतना दूर आया, कितना चला है, मतलब लेंथ दे दिया इसका 400 मीटर, इतना मीटर चला है ना। कितना सेकंड में टाइम दे दिया, 20 सेकंड में इतना चला है, 20 सेकंड में इतना चला। इफ द वेट ऑफ द, अब वेट दे दिया, द वेट ऑफ द ट्रैक इज कितना टन, वेट दे दिया आपका कितना, 7 टन, 7 टन। तो 7 टन है ना, तो इसको 7 को टन को केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 टन बराबर कितना होता है, 1 टन बराबर होता है 10 10 टू द पावर 3, मतलब 1000 केजी होता है, 1000 केजी। तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 3, इतना केजी हो जाएगा, है ना, इतना केजी हो जाएगा। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग द ब्लॉक, फोर्स पूछ रहा है। तो फोर्स फोर्स निकालने के लिए, फोर्स निकालना था, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो दिया हुआ है 3, 7 इंटू 10 टू द पावर 3, मास दिया दिया हुआ है, हमको एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ से एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये वाला एनसीईआरटी का ये है ना, फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला से क्या क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, लेंथ दिया हुआ है, मतलब एस दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला से एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, ये वाला फॉर्मूला से क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। 400, एस दिया हुआ कितना 400, और यू क्या हो गया, यू जीरो इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू कितना हो जाएगा, ये टी स्क्वायर। तो टाइम कितना, 20 सेकंड के लिए, 20 सेकंड। तो इसको काटोगे तो टी बराबर निकल के आएगा 2, कितना आएगा, 2 निकल के आएगा। 2 यहाँ पे बैठाना है, 2 यहाँ पे बैठा हो, 7 दूनी 14, है ना, 14 वाला आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला भी दिया हुआ है, और इसी टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में डाला हुआ है, मतलब सॉल्व एग्जाम्पल में क्या है डाला हुआ है, सेम टू सेम इसी टाइप का। इसमें तो दो चीज निकालने बोला है। और क्या क्वेश्चन रह गया, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया ना। अब देखो बायो का क्वेश्चन देखते हैं, बायो का क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज वायर वाला हो गया ना, इलेक्ट्रिक और, देखो 131 नंबर क्वेश्चन, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे पीएच का वैल्यू दिया हुआ है, पीएच का वैल्यू ना, पीएच का वैल्यू निकालना है, वैल्यू 0 इतना एन एससीएल सॉल्यूशन अप्रोक्सीमेटली। देखो पीएच पीएच का एक फॉर्मूला होता है माइनस लॉग, बेसिक फॉर्मूला है माइनस लॉग एच प्लस। अगर आपको नहीं पढ़ा है तो अलग बात है, बट ये क्या है, बेसिक फॉर्मूला सबको पता होता है ना, माइनस लॉग एच प्लस, माइनस लॉग एच प्लस। तो एच प्लस क्या होता है, एच प्लस मोलारिटी होता है। तो यहाँ पे नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है, वैलेंसी फैक्टर। तो एचसीएल का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है ना। तो जितना नॉर्मलिटी होगा, जितना जितना नॉर्मलिटी, यहाँ पे नॉर्मलिटी एन, एन का मतलब क्या, नॉर्मलिटी दिया हुआ है, तो मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी और मोलारिटी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। और मोलारिटी ही एच प्लस है, क्या है, मोलारिटी ही क्या आपका एच प्लस है, मोलारिटी ही क्या आपका एच प्लस है ना। तो एच प्लस बराबर क्या कितना होगा, 0.1, 0.1 को लिख सकते हैं ना, 10 टू द पावर -1, ऊपर ले जाओगे तो 10 टू द पावर -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -1, -1। अब इसको सॉल्व करने तुमको आता है कि अगर इसको इधर लेके आना है ना, -1 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, log 10 का वैल्यू 1। आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। लॉग सॉल्व सॉल्व करने आता है ना, बेसिक है ये।
ये हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आंसर एक हो जाएगा। बट इस ये आपका कहाँ पे मिलेगा, देखो 9 क्लास का एनसीईआरटी में पीएच का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, बट 11 क्लास का एनसीईआरटी में आपका पीएच का फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है, और ऐसा ऐसा बेसिक बेसिक फॉर्मूला से क्वेश्चन भी है। ये तो इस सॉल्व पेपर है, मतलब सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन, मोलरिटी दिया हुआ है, इतना 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 है। और दूसरी बात, यहाँ पे भी ये दिया हुआ है, जैसे ये इसका पूछा है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस इतना एम सॉल्यूशन, है ना। इसमें एम डायरेक्ट दे दिया, उसमें एम नहीं दिया था, उसमें नॉर्मलिटी दिया हुआ था, है ना, इसमें मोलरिटी दिया हुआ है। और मोलरिटी ही क्या होता है, मोलरिटी ही बराबर क्या होता है, एच प्लस, है ना, दोनों सेम होता है। तो पीएच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉग एच प्लस, माइनस लॉग क्या हो जाएगा, एच प्लस। तो माइनस लॉग एच प्लस का वैल्यू एम दिया हुआ है ना, मोलरिटी दिया हुआ है, मतलब 1 × 10⁻⁴ कितना है, -8 है, -8 है। तो 1 तो कुछ नहीं होता है, तो इधर क्या हो जाएगा आपका, 8 बाहर आ जाएगा ना, -8 बाहर आएगा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, +8, और लॉग फिर बचेगा इधर क्या, log 10। तो आपको पता है कि log 10 का वैल्यू कितना होता है, इधर +8 हो गया, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, कितना हो जाएगा, +8 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ना, यहीं से क्वेश्चन को फ्रेम किया है। अब देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, है ना, ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन। कोई भी एनसीईआरटी बुक उठा लो, 1 क्लास से लेकर 12 तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब जाके खोजने लगो, बिलीव करो, ठीक है। तुम एक वर्ड भी एनसीईआरटी का ला के दोगे ना कि ये वर्ड कहाँ पे है, कौन सा चैप्टर में है, तो हम बता देंगे, ठीक है। ये ऐसे 3-4 एनसीईआरटी फट गया अंडरलाइन कर करके, इसीलिए बोल रहे हैं टाइम वेस्ट नहीं करने का। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, ये भी आपका एनसीईआरटी में नहीं है, ये भी आपका एनसीईआरटी में नहीं है। इसका आंसर क्या है, द विच मटेरियल यूज टू द स्मार्ट फिल्म। तो इसका क्या है, इंडियम टीन ऑक्साइड, इंडियम टीन ऑक्साइड। इसका इसका भी क्या फर्स्ट आंसर है। ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 134 नंबर क्वेश्चन, विच मेटल, कौन सा मेटल है द कंपाउंड यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या आपका, आपको पता होना चाहिए, कार्सिनोमा क्या आपका कैंसर है, कार्सिनोमा क्या आपका कैंसर है। तो कार्सिनोमा या कैंसर में यूज होता है एक एलिमेंट जिसका नाम है प्लेटिनम, प्लेटिनम। इसका मेनली एक कंपाउंड यूज होता है जिसका जिसको बोलते हैं सिस प्लेटिन। क्या बोलते हैं, सिस प्लेटिन, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिस प्लेटिन। बोलेगा कौन सा कंपाउंड यूज होता है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जिसका नाम है सिस प्लेटिन, सिस प्लेटिन। ये कंपाउंड किसमें यूज होता है, आपका कैंसर का इलाज में यूज होता है, कैंसर का ट्रीटमेंट में यूज होता है, सिस प्लेटिन, सिस प्लेटिन। ये आपका कहाँ पे मिलेगा पता है, ये आपका 12 क्लास का एनसीईआरटी, 12 क्लास का एनसीईआरटी का लास्ट पेज है ना, उसमें बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, ये जो है ये वाला पॉइंट, 12 क्लास का एनसीईआरटी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहाँ से बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था आपका, कार्सिनोमा वाला है ना, तो देखो ईडीटीए एक कंपाउंड होता है, ईडीटीए यूज होता है, ईडीटीए यूज होता है लेड पॉइजनस में, है ना, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ईडीटीए होता है ना, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इसका फुल फॉर्म क्या है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इसका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनस, लेड पॉइजनस में इसका यूज होता है। सम सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जांपल है प्लेटिनम वाला, इफेक्टिवली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर क्या आपका कैंसर है ना, ट्यूमर क्या, ट्यूमर ही तो कैंसर है। तो ग्रोथ, ग्रोथ को रोकेगा, ट्यूमर का ग्रोथ को रोकता है। उस 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 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल नाम क्या है आपका, सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन दिख रहा है, ये आपका देखते हैं, सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जो यूज होता है इसमें कैंसर, कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए, है ना, सिस्प्लेटिन। तो इस सिस्प्लेटिन के पास एक एलिमेंट होता है जिसका नाम है क्या, प्लेटिनम। क्या नाम है, प्लेटिनम। प्लेटिनम एक मेटल है, क्या है, मेटल है। देखो सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला होता है कि पी सॉरी PtCl2NH2 NH3 का होल 2 होता है, होल 2। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्या आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन, ठीक है, सिस्प्लेटिन।
देखो यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है, बट यहाँ पे मेन मेन जो पॉइंट है बता देता हूँ आपको। ये पूछेगा यहाँ से, जो क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल पे कौन सा एलिमेंट होता है, तो क्लोरोफिल पे मैग्नीशियम होता है ना, यहाँ से उठा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी है, क्योंकि एनसीईआरटी तो ये क्वेश्चन उठा दिया ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा आपका सिस्प्लेटिन वाला। सिस्प्लेटिन आपको दूसरा कोई एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 12th क्लास में दिया हुआ है, बट लिखा नहीं है, डायरेक्ट लिखा नहीं है उसमें, तो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किया है आपको। देखिए, मैग्नीशियम कहाँ पे मिलता है आपका, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है ना क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल का कोर मेटल होता है, मैग्नीशियम क्या आपका कोर मेटल मतलब मिडिल में होता है, बाकी इधर उधर क्या होता है। दूसरी बात हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन के पास आयरन होता है, क्या होता है आयरन होता है। क्लोरोफिल के पास क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है, आयरन होता है। और ये इंपॉर्टेंट है आपका विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन बी ट्वेल्व होता है ना, इसका नाम क्या है आपका, इसका विटामिन बी ट्वेल्व का नाम है साइनोकोबालामीन। क्या नाम है, साइनोकोबालामीन, विटामिन साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। ये क्या करता है, इसको क्या होता है, एंटी परनीसियस एनीमिया, एंटी परनीसियस एनीमिया ना, एंटी परनीसियस एनीमिया। इसमें आपका एलिमेंट होता है जिसका नाम है कोबाल्ट, कोबाल्ट। एंटी परनीसियस एनीमिया अगर कहीं पे आपको दिख जाएगा ना, इसका मतलब विटामिन बी ट्वेल्व से रिलेटेड है, इससे है विटामिन बी ट्वेल्व से रिलेटेड। और विटामिन बी ट्वेल्व के पास या साइनो साइनो उसका नाम ही है क्या, साइनो कोबालामिन, इसके पास क्या होता है, एक मेटल होता है जिसका नाम है कोबाल्ट। क्या होता है, कोबाल्ट। फिर एक बार बता देते हैं कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक मेटल है जो कि किसके, क्लोरोफिल के पास होता है ना। आयरन एक मेटल है जो कि हीमोग्लोबिन के पास होता है। कोबाल्ट एक मेटल है जो कि विटामिन विटामिन बी ट्वेल्व के पास, बी ट्वेल्व के पास होता है, बी ट्वेल्व के पास होता है। और एक क्या था, प्लेटिनम, प्लेटिनम क्या होता है, सिस प्लेटिन, मेनली कंपाउंड का नाम है सिस प्लेटिन, सिस प्लेटिन। इसका यूज होता है कैंसर में, किसमें यूज होता है, कैंसर में यूज होता है, इतना याद रखें। आगे बढ़े, सिस प्लेटिन, अच्छा क्वेश्चन था ना, बहुत यूनिक क्वेश्चन है, यूनिक, यूनिक है, जो एनसीईआरटी पढ़ा उसके लिए यूनिक नहीं है। अब यहाँ पे कुछ छूटा है क्या, देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, एक मिनट, इधर तो कुछ नहीं छूटा, इधर क्वेश्चन, ये आपका 135 नंबर क्वेश्चन, 135 नंबर क्वेश्चन, 135 नंबर में पूछ रहा है कि कौन सा यूज होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, गर्भ निरोधक गोली होता है ना, वही कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इसमें क्या हो जाता है, देखो 12th क्लास का एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 12th क्लास का एनसीईआरटी में कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस दिया हुआ है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में एक होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आई यू डी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसमें आपका क्या क्या होता है, देखो इसमें अलग अलग होता है। एक होता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस। एक नंबर क्या होता है आपका, नॉन पूछेगा कि आईयूडीएस में नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस का एग्जांपल बताओ। एक होता है लिपेज लूप या लाइपेज लूप बोलते हैं, लाइपेज लूप। एक होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, क्या होता है कॉपर रिलीजिंग। दूसरा क्या हो गया आपका, आपका दूसरा है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 ये सब यूज करते हैं। कॉपर रिलीजिंग में क्या होता है, कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 इसका यूज करते हैं। और एक होता है क्या, हार्मोन रिलीजिंग आईडीएस, हार्मोन रिलीजिंग आईडीएस, ये आपका तीसरा हो गया हार्मोन रिलीजिंग आईडीएस। आईडीएस में ये सब टाइप है, हार्मोन रिलीजिंग आईडीएस। इसमें आपका एक होता है प्रोगेस्टेट और LNG-20। LNG-20 को ही क्या बोलते हैं, लेवोनोगेस्ट्रोल, ये आपका क्या है, लेवोनोगेस्ट्रोल है ना। इसका फुल फॉर्म ही होता है LNG का। ये तो यहाँ पे ऐसे इसका पूरा नाम नहीं लिखा है ना, बट पूरा नाम इसमें, पूरा नाम आपका केमिस्ट्री में मिलेगा आपको, केमिस्ट्री का एवरीडे वाला एक चैप्टर है, उसमें आपका इसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ से भी आप बना सकते हो इसको, 12th क्लास का बायो केमिस्ट्री, ये आपका हो गया। अब देखो, क्या पढ़ना है, अब 138 नंबर, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, यहाँ से दो क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 136 नंबर, 136 नंबर में पूछ रहा है कि वाई वाइल नोट स्टोर इन गैल्वेनाइज आयरन स्पोर्ट,
गैल्वेनाइज आयरन स्पोर्ट। इसका ये भी रीजन है, ये भी रीजन है, ये भी रीजन है ना। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आपका कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी का कोई भी बुक में नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में है ही नहीं। और और एक क्वेश्चन है, विच कंपाउंड यूज टू द इंक्रीजिंग द ऑक्टेन ऑक्टेन रेटिंग। उधर दो क्वेश्चन नहीं मिला है ना एनसीईआरटी से, और यहाँ पे दो क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको एनसीईआरटी में। तो ऑक्टेन रेटिंग में यूज होता है आपका, ऑक्टेन रेटिंग क्या होता है देखो। पहले पहले ना पेट्रोल वगैरह में यूज करते हैं। टेट्रा इथाइल लेड का उपयोग पहले पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किया जाता था। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किया जाता था। टेट्रा इथाइल टेट्रा इथाइल लेड कौन सा है? टेट्रा इथाइल लेड का यूज करते थे पहले। क्यों यूज करते थे? पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाने के लिए यूज करते थे, है ना। ये आपका आंसर है। आउट ऑफ एनसीईआरटी, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है। टोटल 4 क्वेश्चन अभी तक मिला कि आउट ऑफ एनसीईआरटी। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या है, फुल फॉर्म पूछा है। पीएचबी, पीएचबी क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो ये क्वेश्चन आपका, ये आपका कहाँ पे है? एक पॉलीमर चैप्टर है, 12 क्लास एनसीईआरटी, 12 क्लास एनसीईआरटी यहाँ पे लिखिए। 12 क्लास एनसीईआरटी पॉलीमर चैप्टर, कौन सा चैप्टर है? पॉलीमर चैप्टर। एक टॉपिक ही है, पीएच पीएच भी बी। इसका नाम क्या है? पॉलीहाइड्रो ब्यूटारेट, पॉलीहाइड्रोब्यूटारेट एंड को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेट, है ना। और पोजीशन लिखोगे तो यहाँ पे थ्री थ्री में पोजीशन होता है, यहाँ पे भी थ्री, यहाँ पे भी थ्री लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा? पोली, यहाँ पे क्या लिख सकते हो? पोली थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड पोली को थ्री हाइड्रोक्सी वैलेट। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता था कि पी एच बी बी किससे तैयार होता है? पी एच बी बी ये दो कंपाउंड से तैयार होता है, थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटोनोइक एसिड और थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ये दो कंपाउंड मिलके क्या बनाता है? पी एच बी बी, पी एच बी बी ये कंपाउंड बनता है। ये पूछ सकता है, थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटोनोइक एसिड और थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर। बोला है कि हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, तो हार्मोन सीक्रेट कर कौन करता है? इंडोक्राइन ग्लैंड, जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना वो हार्मोन का सीक्रेट करता है। तो ये आपको क्या 11th क्लास का एनसीईआरटी में मिल जाएगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन में, केमिकल कोऑर्डिनेशन। 11th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर हो गया आपका कोऑर्डिनेशन, सॉरी केमिकल कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे क्या लिखा है? इंडोक्राइन के बारे में ही लिखा है पूरा। इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, क्या करता है? हार्मोन प्रोड्यूस करता है ना, हार्मोन प्रोड्यूस करता है इंडोक्राइन ग्लैंड। ये हो गया। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म दैट कैरेक्टराइज इंटरेक्शन बिटवीन हार्पिस सिंप्लेक्स वायरस और ह्यूमन। तो इसमें देखो इंटरेक्शन पूछा ना, तो इंटरेक्शन आपको 12 क्लास का एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है इंटरेक्शन। तो वायरस क्या होता है? बॉडी में अटैक करता है इनसाइड, है ना। तो जो भी इनसाइड, जो भी अपने को हार्मफुल पहुंचाता है उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरासाइट बोलते हैं। तो पैरासाइट में दो तरह का होगा, क्या होगा? दो तरह का। एक होता है एक्टो, इक्टो होता है, और एक होता है इंडो होता है। क्या होता है? इक्टो, इक्टो। दूसरा क्या होता है? इंडो होता है। तो इंडो मतलब अंदर, अगर बॉडी के अंदर कोई भी पैरासाइट है ना, बॉडी के अंदर तुम्हारा अगर बैक्टीरिया हो गया, है ना, टैपवॉर्म हो गया, है ना, जैसे जीआईटी में बहुत सारा पैरासाइट वगैरह होता है, तो वो सारा क्या है? इंडो पैरासाइट है। तो वायरस भी क्या बॉडी के अंदर जाके अटैक करता है, तो ये क्या आपका इंडो पैरासाइट में आएगा, इसमें आएगा इंडो पैरासिटिज्म, है ना, इंडो पैरासाइटिज्म में आएगा। यहाँ पे देख सकते हो इंडो पैरासाइट के बारे में एनसीईआरटी में लिखा भी है। इंडो पैरासाइट लाइव लाइव मतलब रहता है कहाँ पे? इनसाइड द होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी के अंदर रहता है, होस्ट बॉडी के अंदर। लीवर में हो सकता है, किडनी में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, रेड ब्लड सेल में हो सकता है, रेड ब्लड सेल में हो सकता है, कहीं भी मतलब पैरासाइट हो सकता है। तो क्या इंडो पैरासाइट होगा? क्या हो जाएगा आपका? इंडो पैरासाइट। अगर बॉडी के बाहर होता है तो इक्टो पैरासाइट। जैसे जो हेड में होता है ना, हेड में सर पे जो होता है जू होता है जू, वो क्या आपका इक्टो पैरासाइट में आएगा? क्या किसमें आएगा? इक्टो पैरासाइट में आएगा।
अब ये क्वेश्चन एक है कि ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन फर्स्ट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स ऑफ इन्फेक्शन, फर्स्ट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स ऑफ इन्फेक्शन। देखो, फर्स्ट टाइम तुम्हारा बॉडी में, ये बॉडी है ना, बॉडी में अगर कोई भी पैथोजन अटैक करता है तो बॉडी फर्स्ट टाइम एक एंटीबॉडी रिलीज करता है। एंटीबॉडी का नाम है आईजीएम। उसके बाद रिलीज करता है आईजीजी को रिलीज करता है। सबसे पहले आईजीएम को रिलीज करता है बॉडी। फर्स्ट टाइम अगर तुम्हारा बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फेक्शन होते ही बॉडी रिलीज करेगा आईजीएम। और इसी के बारे में पूछा है, इसी के बारे में क्या कुछ पूछा है। इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन के अनुसार किसी अन्य संक्रमण या फिर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से पहले, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे पहले आईजीएम, मतलब फर्स्ट टाइम बॉडी में कोई भी इन्फेक्ट कर रहा है, डिजीज काउज करा रहा है, आईजीएम बनती है। उसके बाद क्या करता है, आईजीजी बनता है। पहले आईजीएम देन बॉडी बनाएगा आईजीजी। ये आपका क्या है, सबसे बड़ा एंटीबॉडी है। और ये क्या है, आईजीजी क्या है, एक एक एंटीबॉडी है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है, मतलब मदर से फीटस में जा सकता है। फीटस मतलब बच्चा के अंदर जा सकता है। आईजीजी, आईजीजी है ना, याद रखना आईजीजी। और ये आपका क्या है, सबसे बड़ा एंटीबॉडी पेंटोमर, पेंटोमर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का मतलब हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, या फिर सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। किसका, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का। लिपिड, देखो एनसीईआरटी 9 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सिर्फ दो ही चीज मिलेगा, लिपिड प्लस प्रोटीन, है ना। फिर 11th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ोगे तो दो चीज और ऐड हो जाएगा, लिपिड प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस कोलेस्ट्रॉल, ये सब भी होता है। बट मेजर मेजर क्या होता है आपका, लिपिड और प्रोटीन होता है। मेजर आपका लिपिड और प्रोटीन होता है। तो लिपिड एंड प्रोटीन वेरिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस स्पेसिफिक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। यहाँ पे एनसीईआरटी का 9 क्लास एनसीईआरटी का ये आपका पेज डाला हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अदर फ्लेक्सिबल होता है, कैसा होता है, लचीला होता है, और मेड ऑफ बना होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। सिर्फ लिपिड और प्रोटीन नहीं होता है, उसके पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है। ये क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉनसेंस कोडन, कौन सा कोडन, नॉनसेंस कोडन। नॉनसेंस कोडन, नॉनसेंस कोडन उसको बोलते हैं जो ट्रांसलेशन को रोक देता है। अब ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन होता है एमआरएनए से, एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, एमआरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन, एमआरएनए से जो प्रोटीन बनता है ना, उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो एमआरएनए, एमआरएनए पे आके क्या होता है कि ये सब कोडन आके बाइंड कर जाएगा तो ट्रांसलेशन रुक जाएगा, प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। इसी को क्या बोलते हैं, नॉनसेंस कोडन, नॉनसेंस कोडन। इसका दूसरा नाम स्टॉप कोडन, स्टॉप कोडन भी है। कौन सा कोडन है, स्टॉप कोडन भी है। नॉनसेंस कोडन या फिर स्टॉप कोडन बोल सकते हैं। या फिर एनसीईआरटी में और एक पॉइंट है कि टर्मिनेशन कोडन बोलते हैं, मतलब टर्मिनेट कर गया, ट्रांसलेशन हो रहा है उसको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, रोक दिया, टर्मिनेट। सॉरी, लिखा लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है इसलिए। टर्मिनेट, ये क्या हो गया आपका, टर्मिनेट, टर्मिनेटर या टर्मिनेटर कोडन बोलते हैं। देखो यहाँ पे है टर्मिनेटर कोडन, यहाँ पे है स्टॉप कोडन, स्टॉप कोडन, सेम नाम है, सेम नाम है, उसी का नाम है। तो तीन होता है, तीन आपका क्या होता है, यूएए, यूएजी और यूजीए। ये तीन क्या होता है आपका, तीन ही टोटल कोडन। एनसीईआरटी बोलता है टोटल आपका 61 कोडन होता है। कितना होता है, 61 कोडन, कोडन होता है। 61 में से, 61 में से क्या होता है कि थ्री कोडन, थ्री ही क्या करता है, स्टॉप कोडन होता है। देखिए ये वाला थ्री है ना, ये आपका स्टॉप कोडन है। थ्री कोडन क्या आपका, स्टॉप कोडन है। मतलब टोटल कोडन है 61, टोटल 61 कोडन है। 61 में से तीन कोडन क्या आपका, तीन कोडन स्टॉप कोडन है। स्टॉप कोडन जो ट्रांसलेशन को क्या कर देगा, स्टॉप कोडन ट्रांसलेशन को रोक देता है, इसी को नॉनसेंस कोडन बोलते हैं। तो यूएए, यूएजी, यूजीए, यहाँ पे क्या है, यूएए, यही क्या आपका स्टॉप कोडन है। देखो और दो, देखो चार पांच कोडन है, 61 में से सबको याद नहीं रखना है, ये तो तीन याद रखना है। दूसरी बात,
यूएजी को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोडन है। ये इनिशिएट करता है, ट्रांसलेशन को इनिशिएट करता है। ये स्टॉप करेगा, ये इनिशिएट करता है ना? और ये मेथिओनिन को कोड करता है। किसको कोड करता है? मेथिओनिन को कोड करता है। मेथिओनिन को कोड करता है। ये इनिशिएटेड कोडन है, इनिशिएट। ट्रांसलेशन को स्टॉप कर पूछेगा कि ट्रांसलेशन को स्टार्ट कौन करता है, तो यूएजी। और स्टॉप कौन करता है? यूएए, यूएजी, यूजीए, है ना? ये हो गया यूए, यू, ये यूजी। और एक फिनाइल एनालिन है, इसका याद रखना, फिनाइल एनालिन। फिनाइल एनालिन, यू यू को क्या बोलते हैं? फिनाइल एनालिन। फिनाइल एनालिन अमीनो एसिड को क्या करता है? कोड करता है, ये यू। और एक याद रखना है आपका, जैसे एक होता है गैग, जी ए जी। और एक है गुग, वैलिन, इसको क्या बोलते हैं? वैलिन को कोड करता है ना? एक एक बीमारी है, क्या नाम है? सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, है ना? सिकल सेल एनीमिया में ये कोडन चेंज हो जाता है इसमें, मतलब गैग बुग में चेंज हो जाता है। मतलब वैलिन जो होता है, वैलिन कन्वर्ट हो जाएगा आपका ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका ग्लूटामिक एसिड में। ये आपका कहाँ किसमें होता है? सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है ना? एनसीईआरटी में दिया हुआ, 12th क्लास का एनसीईआरटी में दिया हुआ है। गैग से बुग हो जाता है। तो गैग किसको कोड करता है? वैलिन को कोड करता है। कौन सा एमिनो एसिड को? वैलिन को कोड करता है। और बुक किसको, कौन सा एमिनो एसिड को कोड करता है? ग्लूटामिक एसिड को, ग्लूटामिक एसिड। ये आपका ग्लूटामिक एसिड क्या होता है? एक एसिडिक एमिनो एसिड होता है ना? एसिडिक एमिनो एसिड होता है ना? ये तो आपको बताया। एसिडिक एमिनो एसिड, दो ही एमिनो एसिड होता है जो एसिडिक होता है, ग्लूटामिक एसिड, और दूसरा क्या होता है? एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? द स्पीसीज विच द डेंजर फॉर डेंजर फॉर एक्सटेंशन। देखो, ऐसा स्पीसीज जो विलुप्त होने के कगार पे है, मतलब उसका स्पीसीज खत्म होने वाला है, धीरे धीरे खत्म होने रहा है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंडेंजर, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन डेंजर, है ना? इन डेंजर। कुछ कुछ स्पीसीज है, ये सब क्या इन डेंजर स्पीसीज है? एशियन शेर, लाल पांडा, घड़ियाल, है ना? ये सब खत्म होने के कगार में। देखो, तीन वर्ड हमेशा यूज होता है, तीन वर्ड यूज होता है। एक वैल्नरेबल, वैल्नरेबल क्या है? खतरा शुरू हुआ, रिस्क स्टार्ट हुआ, रिस्क क्या हो रहा? स्टार्ट हुआ। और इंडेंजर क्या हो रहा है? कि विलुप्त होने का बड़ा खतरा, मतलब हाई रिस्क टू एक्सटेंशन, मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा ये, है ना? और एक्सटेंशन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अगर स्पीसीज पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट कर गया, मतलब खत्म हो गया। इंडेंजर मतलब हाई रिस्क है, होने वाला है अभी, मतलब हाई रिस्क है। और स्टार्ट होता है, मतलब ये खत्म होना स्टार्ट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? वल्नरेबल बोलते हैं। 3 पॉइंट याद रखें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग द खरीफ फसल, कौन सा फसल है? खरीफ फसल। तो खरीफ फसल तो आपको 6 क्लास, 5 क्लास से स्टार्ट होता है, और क्या बोलते हैं 9 क्लास में छोड़ता है, उसके आगे फिर नहीं है खरीफ फसल वगैरह के बारे में। इस हर चैप्टर में, मतलब हर क्लास में आपका खरीफ फसल, रबी फसल, है ना? सीजन सीजन के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द खरीफ फसल। खरीफ फसल में देखो, यहाँ पे खरीफ फसल के बारे में एग्जाम्पल दिया हुआ है, 9 क्लास का एनसीईआरटी, है ना? लास्ट वाला चैप्टर, इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड, इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड के बारे में। तो पैडी हो गया, सोयाबीन हो गया, पीजन हो गया, पी हो गया, मेज हो गया, कॉटन हो गया, एक ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम, ये सब क्या है? खरीफ फसल है ना? खरीफ फसल है। और रबी फसल क्या है? रबी फसल में व्हीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, है ना? और लाइन लाइन सीड हो गया। यहाँ पे देखो ग्राम है, जो ग्राम है ना, जो चना है नॉर्मल वाला, ये आपका रबी फसल में आता है। और ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम आपका खरीफ फसल में आता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है, ये वाला ऑप्शन में था, ये वाला ऑप्शन में था, है ना? ये आपका रबी फसल होता है, ये दोनों आपका क्या होता है? रबी फसल है ना? और बार्ली भी आपका रबी फसल होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? शुगर केन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? शुगर केन हो जाएगा। आंसर इसका शुगर केन हो जाएगा, है ना? इस यहाँ पे इस एनसीईआरटी में, 9 क्लास का एनसीईआरटी में ये वाला नहीं है, 6 वगैरह में है वो। तो छाट के भी तो बना सकते हो ना, छाट के क्या ऑप्शन, छाट के भी तो बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो बोला कि जाइलम इम्प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शन। आपको पता है कि जाइलम हमेशा क्या करता है?
जाइलम जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, ये सब पढ़ाते हैं। बट सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं करता, वाटर और मिनरल जो खनिज होता है ना, वाटर और मिनरल दोनों का ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और डिजोल्व मिनरल का जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ये बहुत अच्छा से लिखा हुआ आपका 9th क्लास एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। देखो जाइलम है ना, जाइलम, जाइलम में 3 एलिमेंट होता है, ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर। ट्रेकिड हो गया, वेसल्स हो गया, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, मतलब 4 एलिमेंट हो गया। कितना हो गया? 4। सिर्फ फ्लोएम में भी 4 एलिमेंट होता है। तो क्या-क्या हो गया? ट्रेकिड, वेसल्स, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 9th क्लास में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। ट्रेकिड, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। तो ये 4 एलिमेंट है ना, तो चारों में से चारों क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। इसमें से 2 ही वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 ही वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। कौन? ट्रेकिड और वेसल। जाइलम में 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट में से ट्रेकिड और वेसल्स क्या करता है? ट्रेकिड और वेसल्स क्या करता है? ये दोनों डेड होता है, मतलब एक तो थिक होगा और डेड होता है। क्या होता है? डेड होता है और ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का, मिनरल का। वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। क्या बोले कि जाइलम में टोटल 4 एलिमेंट होता है, 4 में से 2 क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रेकिड और वेसल्स, ट्रेकिड और वेसल। और ट्रेकिड और वेसल्स का कैरेक्टर कैसा है? ये थिक वॉल होता है। इसके पास वॉल क्या होता है? जो दीवार होता है थिक होता है, और ये क्या होता है? डेड होता है। डेड मतलब मरा हुआ होता है। इसका सेल क्या होता है? मरा हुआ होता है। देखो ये भी डेड होता है, ये भी डेड होता है ना? जाइलम फाइबर भी डेड होता है। सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है? जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है, लिविंग होता है। सेम कहानी फ्लोएम में भी होता है। क्या होता है फ्लोएम में? फ्लोएम में क्या होता है? सीड ट्यूब होता है, सीड ट्यूब होता है, कैम्पेनियन सेल होता है, और क्या होता है? फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें तीन तीन को क्या था, इसमें जाइलम में 4 में से 3 क्या होता है? डेड है, मरा हुआ है, और एक क्या आपका लिविंग है, मतलब जिंदा है, एक आपका लिविंग है। और इसमें क्या होता है कि एक ही जिंदा होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा ही क्या होता है आपका, सॉरी 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 उल्टा बोल दिया। फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीड, कंपेनियन सेल और सीड ट्यूब, ये तीनों क्या होता है आपका? लाइव होता है, मतलब जिंदा होता है। और फोलियम फाइबर क्या होता है आपका? डेड होता है। इसमें एक एक जिंदा रहता है, मतलब एक डेड रहता है, बाकी सब जिंदा रहता है। इसमें क्या होता है? एक जिंदा रहता है, बाकी सब मरा हुआ रहता है। समझ में आया? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया ना, ये आपका हो गया। अब देखो उधर 4 क्वेश्चन नहीं मिला था एनसीईआरटी से, ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में नहीं है। ये वाला क्वेश्चन क्या आपका एनसीईआरटी में नहीं है, क्लासिफिकेशन वाला। The characteristic of the vascular tissue of the classified Bentham और हुकर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इसका आंसर शायद ये होगा ना, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम और हुकर दिया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द, विच पार्ट, कौन सा पार्ट है जो मैंगो का हम लोग खाते हैं? मैंगो का कौन सा पार्ट है जो हम लोग खाते हैं? मैंगो का हम लोग क्या करते हैं? मीजोकार्प, मीजोकार्प क्या है? मीजोकार्प खाते हैं। कौन सा पार्ट खाते हैं? मीजोकार्प खाते हैं। मीजोकार्प देखो, जो फ्रूट का जो वॉल होता है ना, उसको पेरिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रूट का वॉल जो होता है, फ्रूट का जो दीवार होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्प। ये भी पूछ सकता है, पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प, पेरिकार्प। और पेरिकार्प आपका 3 तरह का होता है। एक होता है इपिकार्प, दूसरा होता है मीजोकार्प, तीसरा होता है इंडोकार्प। क्या होता है? इंडोकार्प। लेकिन मैंगो का जो छिलका होता है ऊपर वाला, तो उसको बोलते हैं इपिकार्प बोलते हैं। तो वो तो नहीं खाता है ना। मिडिल वाला जो ये होता है, क्या बोलते हैं इसको? फ्लैशी, गुद्देदार, इसको हम लोग खाते हैं, है ना। मीजोकार्प को क्या कहते हैं? खाते हैं। और जो जो बीज वाला जो बीज होता है, बीज जिसको बोलते हो ना, वो क्या होता है? इंडो, मतलब इंडोकार्प बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इंडोकार्प। बट नारियल में क्या होता है? नारियल में ये सब कोई पार्ट नहीं खाते हैं। नारियल में हम लोग इंडोस्पर्म खाते हैं। क्या खाते हैं? इंडोस्पर्म। और इसका इंडोकार्प क्या होता है? फाइब्रस होता है। ये आपका बहुत अच्छा से लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का 11th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी, चैप्टर नंबर मॉर्फोलॉजी, चैप्टर नंबर मॉर्फोलॉजी में आपको अच्छा से लिखा हुआ है। मैंगो के बारे में देखो, मैंगो, मैंगो, मैंगो जो होता है थीन इपिकार्प, जो इपिकार्प होता है ना, उपिकार्प सबसे बाहर वाला लेयर होता है, थीन होता है। और एडिबल मतलब खाने योग्य मेसोकार्प, मेसोकार्प, मेसोकार्प को खाते हैं। स्टोनी होता है। क्या होता है? स्टोनी, स्टोनी इंडोकार्प। जो जो इंडोकार्प होता है ना, पूछेगा कि मैंगो, मैंगो का इंडोकार्प कैसा होता है?
इंडोकार्प स्टोनी होता है, मतलब कठोर होता है, स्टोनी मतलब कठोर होता है, बीज कठोर होता है ना, ये आपका कठोर है। अब देखो कोकोनट के बारे में बोल रहा है कि कोकोनट का म्यूजोकार्प कैसा होता है, फाइब्रस होता है, ये वाला है ना, ये वाला फाइब्रस होता है, क्या कैसा होता है, फाइब्रस होता है, रेशेदार। कोकोनट का म्यूजोकार्प फाइब्रस होता है, म्यूजोकार्प फाइब्रस होता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन 149 बोल रहा है कि ओजोन डे डिक्लेयर, तो ओजोन डे आपका 6 दिसंबर 16 दिसंबर 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। कुछ कुछ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ डेट क्या आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे 5 जून है इन्वायरमेंटल डे होता है, क्या होता है इन्वायरमेंटल डे। 16 सितंबर क्या होता है ओजोन डे होता है, क्या होता है ओजोन डे। 22 अप्रैल क्या होता है अर्थ डे होता है। 22 मार्च क्या होता है वाटर डे होता है। ये सब डे क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डे, ये आपका क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एनसीईआरटी में, ये आपका एनसीईआरटी में है। चिपको मूवमेंट, ये भी आपका एनसीईआरटी में है, ये भी क्या आपका एनसीईआरटी में है, ये भी एनसीईआरटी में है ना। वाटर एक्ट ये भी एनसीईआरटी में है, याद कर लेना भाई, ये आपका सारा एनसीईआरटी में 12th क्लास का। 12th क्लास का इन्वायरमेंटल इशू में बायो का मिल जाएगा आपको। फॉरेस्ट कंजर्वेशन ये भी आपका एनसीईआरटी में है। ईयर एक्ट ये भी आपका एनसीईआरटी में है, ये भी आपका एनसीईआरटी में। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है ये भी आपका एनसीईआरटी में है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये भी आपका एनसीईआरटी में मिल जाएगा, है ना। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है। ये सारा डेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा एनसीईआरटी का डेटा, एनसीईआरटी का, ठीक है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 1990 1980 होगा शायद, कंफर्म कर लेना, वो यहाँ पे गलत ये होगा 1980। अब लास्ट क्वेश्चन 150 का लास्ट क्वेश्चन, ये आपका क्या माइक्रोराइजा एसोसिएटेड विद, माइक्रोराइजा एसोसिएटेड विद एडवांटेज ऑफ प्लांट। देखो माइक्रोराइजा के बारे में तुमको समझना पड़ेगा, माइक्रोराइजा क्या होता है। माइक्रोराइजा में क्या होता है, दो चीज का रिलेशन है। फंगी का, फंगी मतलब कवक प्लस प्लांट का, फंगी मतलब कवक और प्लांट का क्या होता है रिलेशन होता है, दोनों आपस में मिलजुल के रहता है। वो मतलब फंगी इसके लिए कुछ काम करके देता है, प्लांट इसके लिए कुछ काम करके देता है। फंगी का काम क्या है, यहाँ पे पूछा है कि एडवांटेज ऑफ प्लांट, प्लांट का क्या एडवांटेज मिलता है। तो फंगी प्लांट के लिए देखो, प्लांट खाना बना के देता है, फंगी को क्या करेगा खाना बना के देगा, फूड बना के देगा, है ना। इसके पास क्या होता है क्लोरोफिल होता है, वो खाना बना के फंगी को देगा। तो बट दोनों साथ में रहता है तो इसका भी तो फर्ज बनता है ना कुछ इसको भी दे। तो ये क्या करता है, फंगी क्या करता है, फंगी इसको क्या करता है, ये फंगी क्या करता है, बहुत सारा मिनरल होता है, मिनरल जो इसमें होता है क्या बोलते हैं मिट्टी में होता है, उसको एब्जॉर्ब करके देता है। मिनरल में जैसे फॉस्फोरस हो गया, है ना। और जो ये रूट वगैरह में होता है ना, तो रूट में जो बीमारी होता है प्लांट का, उसको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बीमारी होने नहीं देता है। फूड बना के नहीं देगा, फूड आपका उल्टा हो गया ना, फूड आपका फूड प्लांट बना के देगा। यहाँ पे बोल रहा है कि प्लांट को क्या एडवांटेज मिलेगा, मतलब फंगी क्या करके देता है, समझ में आया। प्रोटेक्शन ए एंड बी बता रहा था, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इंक्रीजिंग द मिनरल एब्जॉर्बेशन, मिनरल एब्जॉर्बेशन में याद रखना मेनली फॉस्फोरस वगैरह को एब्जॉर्ब करके देता है। और डिजीज प्रोटेक्शन मतलब फंगी का काम क्या है कि मिनरल को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देना और उसका रूट को बचा के रखना, डिजीज से बचा के रखना, डिजीज प्रोटेक्शन, है ना। ये सब इसका काम हो गया फंगी का। और प्लांट क्या करके देगा, प्लांट खाना बना के देगा, लो भाई तुम खाना खाओ। अब देखो ये आपका 2-3 चैप्टर में मिल जाएगा। 11th का प्लांट किंगडम में मिल जाएगा, प्लांट किंगडम चैप्टर में मिलेगा। 12th क्लास का आपका एनसीईआरटी बायोलॉजी माइक्रोब्स वाला चैप्टर में मिल जाएगा, है ना। एक 12th का और एक चैप्टर है जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसमें भी मिल जाएगा, है ना। बहुत जगह लिखा हुआ है, बहुत जगह लिखा हुआ है, ठीक है। देखो फंगी के बारे में बोलना है कि फंगी आल्सो नोन एज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट, उसको क्या बोलते हैं माइकोराइजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं माइकोराइजा, 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 है ना। माइकोराइजा इसका जो फंगी का जो जीनस होता है ना, याद रखना ग्लोमस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ग्लोमस और माइकोराइजा। फंगी का काम देखो, फंगी फंगी का काम है कि ये एब्जॉर्ब करके देगा फास्फोरस, फास्फोरस फास्फोरस को क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा। तो सॉइल से एब्जॉर्ब करके किसको देगा प्लांट को देगा। और क्या बोल रहा है देखो, इंक्रीजिंग द
इंक्रीजिंग टू रूट बॉर्न पैथोजन, सॉरी, इंक्रीजिंग नहीं है, रेसिस्टेंस है, क्या है, रेसिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन पैथोजन एंड टॉलरेंस द सालिनिटी, मतलब प्लांट का जो रूट है उसको रेसिस्टेंस करेगा पैथोजन से। दूसरी बात, अगर साल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना, उससे भी बचाएगा, सालिनिटी से भी बचाएगा। ये हो गया कंप्लीट। कितना है, लगभग तुमको तुमको कितना, 5 क्वेश्चन नहीं मिला है ना, क्या हुआ, बाकी सब सब बता दिए एनसीईआरटी में सारा। हम्म। मतलब तुम्हारा लगभग सारा सब कुछ है, मतलब 30 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ही क्या है, बाहर कुछ है, आउट ऑफ एनसीईआरटी, बाकी 25 क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी से ही है। और हर साल ऐसे ही होता है, हर साल ऐसे ही होता है, 5 क्वेश्चन के लिए आप दुनिया पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं है। एनसीईआरटी को अभी लास्ट मोमेंट में पढ़ लो, यही काम आएगा। एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट किए हैं, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा देंगे। आपको नोट्स दिखा देते हैं, हैंड रिटेन नोट्स है आपका, ये बहुत सिस्टमेटिक ढंग से लिखा गया है। इसका पीडीएफ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ये आपका जयान सर टेलीग्राम है चैनल, यहाँ पे उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, है ना। ये आपका हैंड रिटेन नोट्स है, सेल बायोलॉजी मतलब कोशिका का चैप्टर है ना, यहाँ से क्वेश्चन भी रहता है हर साल, बहुत सिस्टमेटिक है। एक वीडियो डाला हुआ है ना, सेल बायोलॉजी का, तो कोशिका वाला चैप्टर का देख लीजिएगा। 9th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ा है फर्स्ट पार्ट में पूरा। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।